Okay, let's go. Hello my dear students, welcome to our YouTube channel JN Tutorials Commerce Coaching Classes. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास बहुत अच्छी गई हमारी, उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक कंसेप्ट कर लिया था, दैट वाज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, हमने रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस किए थे, कैसे किसी एक वेरिएबल के चेंज होने से उसका एरिया, उसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है। उसमें हमने एक लास्ट क्वेश्चंस भी करवाए थे हमने कुछ, बट एक क्वेश्चन भी बचाया था आपके लिए कि हाँ भाई आप कर लोगे। ठीक है, सोचा तो यही था। अब देखते हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे हम, देन इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो सेकंड टॉपिक इसमें करने वाले हैं, हमने देखा कि हमारे 4 टॉपिक एक्चुअली कवर करने हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। सबसे पहला था अपना रेट ऑफ चेंज के था, सेकंड जो है आपके वो ये है मार्जिनल वैल्यूज के है, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह ऐसा कुछ है, एंड तीसरा जो होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फोर्थ वन है जो मैक्सिमम मिनिमम, ऐसा कुछ है। ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आज अपना सेकंड टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अब होता क्या है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू? मान लो कि एक कोई कंपनी है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वहाँ पे कुछ आइटम्स जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। मान लो कि वो एक्स आइटम है, उसका कॉस्ट क्या क्या हो सकता है? तो उसमें 2 टाइप के कॉस्ट लगते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ऑब्वियसली एक फिक्स कॉस्ट, भाई इतना तो पैसा उसका लगेगा ही लगेगा। एंड देन कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है कि अकॉर्डिंग टू दी मतलब ऐसा कैसे डिमांड के अकॉर्डिंग उसका चेंज हो सकता है, या फिर अदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी उसकी प्राइस चेंजेस हो सकती है। तो हमें देखना एक कॉस्ट फंक्शन होता है जिसको हम सी से नाम देते हैं। क्या? एक कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन। वो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, आपको सी से आप इसको रिलेट करते हो कि भाई कॉस्ट फंक्शन है सी एक्स नाम से। ठीक है, तो अगर मान लो आपको ये बोला गया कि भाई ये कॉस्ट फंक्शन है, इस कॉस्ट फंक्शन में मान लो कि ये कॉस्ट फंक्शन है, वहां पे इतने आइटम 100 आइटम्स के लिए इतना कॉस्ट फंक्शन उसका रहेगा। तो अगर उसमें एक चेंज आ जाएगा, मतलब मान लो एक और आइटम अगर ऐड हो गया, एडिशनल आइटम, तो बताओ उसकी मार्जिनल कॉस्ट और कॉस्ट में कितना फर्क पड़ेगा, वो चेंज बताओ। वो चेंज बताना है कि कितनी कॉस्ट में फर्क पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट चेंज। चेंज जहां पर भी आ रहा है वहां पर हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। तो यहां भी जब आप 100 आइटम्स के लिए उसने बोला कितना कॉस्ट फंक्शन चलेगा, बट एक हल्का सा चेंज आने से, एक और आइटम अगर आ गया, तो उसकी मार्जिनल जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट में फर्क आने वाला है, दैट कॉस्ट इज एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट। इन सिमिलर वे अगर मान लो कहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सारा कुछ उसने सारा कुछ बेच दिया सारा, तो उससे वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जो रेवेन्यू है, मान लो कि उसमें भी कहीं आइटम में फर्क आ गया, मान लो कि एक प्रोडक्ट और ज्यादा उसे बेचना पड़ा, तो उसमें रेवेन्यू का मार्जिनल जो रेवेन्यू उसका होगा चेंज, वो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे उसको? मार्जिनल रेवेन्यू। यानी मैं अगर मैं ऐसा बोलूं सिंपली कि एक होता है मार्जिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट में चेंज, और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज रेवेन्यू में चेंज। सिंपल। चेंज इन रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू और चेंज इन कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये सारा कुछ है। तो यही है, देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को अपन एम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्या हो गया, डी सी बाई डी एक्स, यानी किस कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही हमको करना है। ये सारा कुछ है, टोटल कॉस्ट है उसका, जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट मार्जिनल कॉस्ट। इन सिमिलर वे सेम टू सेम आपके चीज है, किसमें सेम टू सेम चीज है आपके, मान लो ये डब्बा है आपके रेवेन्यू का। ठीक है, ये रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू का जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, यानी डी आर बाई डी एक्स वो निकालोगे, तो यू विल गेट क्या, यू विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट यू गेट? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है, और कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। सिंपल। ठीक है, और जहां पे भी आपको ये वर्ड सुनाई देना मार्जिनल, जो भी कुछ दे रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देना, बस, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, रेवेन्यू वैसे होता क्या है तुम्हें बता दूं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है?
रेवेन्यू क्या होता है, जो भी है अपना आइटम लॉन्च है उसको इंटू एक्स कर दो तो आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले अपन देखते हैं यार ये जो चीज़ हमने की है यहाँ पे, इट्स ये डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ क्या है, ये इनके बीच में क्या कुछ रिलेशन है, तो एक रिलेशन होता है एवरेज कोस्ट। ठीक है, एवरेज कोस्ट और इनके बीच में एक रिलेशन होता है मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। तो वो रिलेशन निकाल के अपन देखते हैं कुछ क्या रिलेशन होता है एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन। तो एक टॉपिक करते हैं, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा वैसे एवरेज कॉस्ट होता क्या है सर, एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है C अपॉन एक्स। ये होता है एवरेज कॉस्ट। वी क्यों लिख रहा हूं यार मैं, एवरेज कॉस्ट होता है C अपॉन एक्स। मैं क्या करता हूं इसका डिफरेंशिएशन करके देखता हूं, तो d बाई डी एक्स निकालता हूं इसका, तो क्या आएगा सर, u अपॉन वी लगाना पड़ेगा इधर, u अपॉन वी, तो u अपॉन वी क्या होगा सर, डी सी अपॉन यू डैश वी माइनस वी डैश u अपॉन में इसका स्क्वायर, है ना। अच्छा dx बाई डी एक्स ये तो 1 हो गया, तो dc बाई डी एक्स यानी x, ये क्या होता है dc बाई डी एक्स, ये मार्जिनल कॉस्ट होता है, तो आप लिखोगे इसको मार्जिनल कॉस्ट माइनस c अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको तो ऐसा करूं, इसको एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूं तो d बाई डी एक्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा, और यहाँ पे आएगा x टाइम्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट माइनस कॉस्ट टोटल। ठीक है, ये अपना ये रिलेशन बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टाइम्स ऑफ एम सी माइनस सी, ये अपना एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें रिलेशन होगा। इसको हम और फर्दर कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो देखते हैं अभी कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन तुम ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और देखेंगे अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से देख लेंगे। चलिए ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। ओके, अब हम आ रहे थे कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ कॉस्ट फंक्शन के वैसा। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है वो अपन P इंटू एक्स देख लिया। अब एक क्वेश्चन देखो, छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसका देखो क्वेश्चन है, एक कॉस्ट फंक्शन दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है, कॉस्ट फंक्शन है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, 2 यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई है, तो बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। तो क्या होगा पता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बस, तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ सी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, कितना आया सब 3 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर 2x होगा, माइनस 6x का 6 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, इट मीन 6x माइनस 6 होगा। अब आपको बोला गया 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब d बाई डी एक्स, या फिर मैं ऐसे ही लिखूं मार्जिनल कॉस्ट, क्या मार्जिनल कॉस्ट एट क्या x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगा 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 6 इंटू 2 माइनस 6, यानी कि आंसर है 12 माइनस 6 दैट इज 6। ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी इसकी 6 रुपीज, कितना ₹6। ठीक है, ये सब बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं, मार्जिनल कॉस्ट बहुत सिंपल सा टॉपिक है और कुछ है नहीं खास। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, 4-5 क्वेश्चन है इसके, वो लगा देते हैं बस। मार्जिनल कॉस्ट रेट ऑफ चेंज जैसा ही, और कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा सा काम है, बाकी इसमें तो इतना कुछ काम है नहीं, तो ये रेट ऑफ चेंज जैसा ही कुछ है। तो देखो सबसे पहले मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बचाया था वो क्वेश्चन को लगा देते हैं। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, अ स्पेरिकल आयरन बॉल 10 centimeter in radius is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute
व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस इज डिक्रीजिंग। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। फर्स्ट केस में क्या है, ये मान लो आपका स्पेरिकल जो है वो ये है, इसके ऊपर क्या है, आइस की कोटिंग है, ये मान लो आइस है इसके ऊपर। अब ऑब्वियसली ये जब आइस की कोटिंग है इसके ऊपर, इस आइस की कोटिंग की वजह से इसकी जो रेडियस है, टोटल जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर है इस पूरे की, ठीक है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। फिर इसके इसने ये बोला कि ये रेडियस है, तो अगर मैं आइस की रेडियस की बात करूंगा, आइस जो है वो कितना होगा सर, आइस जितना होगा वो कितना होगा, आइस रेडियस ऑफ, अगर मैं या थिकनेस ऑफ, इसको बोलूं मैं एक वर्ड नाम देता हूं, थिकनेस ऑफ आइस विल बी r माइनस 10। टोटल r है, इसमें से 10 को माइनस कर दो, सॉरी, ठीक है, टोटल r माइनस 10, टोटल ये r है, इसमें से 10 को माइनस कर दो, थिकनेस मिल जाएगी। ओके, अब आपको ये बोला गया है यहाँ पे, ये जो आइस है ये मेल्ट हो रही है अपने पास में, क्या हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है सर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है, ये देखो ये जो रेट दे रखी है ये सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से दे रखी है, तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ आइस, ओनली वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होगी, तो आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट यहाँ पे आर क्यूब नहीं होगा, टोटल का आर क्यूब माइनस 10 का क्यूब होगा, ये होगा ना, आर क्यूब माइनस 10 क्यूब, इतना आर माइनस 10, इतना इसका कुछ होगा, ये टोटल वॉल्यूम इतना ही तो पता चलेगा, बाहर वाला वॉल्यूम इसका, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा सर इतना कुछ होगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 10 क्यूब। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है सर, आपको फाइंड ये करना है, क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है कि ये जो डी वी बाई डी टी है, ये जो है, ये जो वॉल्यूम है डिक्रीज, ये वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, कितना रेट से चेंज हो रहा है वो लिखा हुआ उसमें, बाद में देखें, बट इसका डिफरेंशिएशन करता है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 3r² और dr/dt, और इसका 0 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आया 4/r² डॉट में dr/dt। ओके, अब यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है सर, वैल्यू गिवन है वो क्या, कि इस रेट से 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है, ये इस हिसाब से ये मेल्ट, ये थिकनेस जो है इस रेट से वो क्या डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज ऑब्वियसली मेल्ट होगी डिक्रीज होगी, तो मेल्ट होगी तो डिक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली हम जो रेट है उसको क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, नेगेटिव, यानी कि 50, ये। अब इसको इसको अपॉन में भेज दो, कितना आया, कट गया यहाँ पे, तो आ गया सर -25/2 पाई r² इक्वल्स टू dr/dt, -25/2। सो अब क्या बोला कि ये, अब आप देखो केस 2 में क्या हो गया है, केस 2 में क्या हो गया है, ये dr/dt है, ठीक है, ये dr/dt है अपने पास में, ये dr/dt है, कितना है, माइनस का 25 अपॉन में 2 पाई r², इतना है ये। अच्छा, अब देखते हैं r क्या है वगैरह वगैरह सारा, फाइंड द रेट थिकनेस ऑफ आइस इज डिक्रीजिंग, रेट निकालनी है उसकी, थिकनेस किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट ये बोली कि थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया पता है, ये 10 तो था ही, इसके ऊपर अगर रेड तो इसकी जो है थिकनेस वो 5 बढ़ गई है, अब 5 बढ़ने का मतलब क्या है पता है, टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल जो आर होगा, वो टोटल जो आर है वो कितना हो जाएगा, कुल मिला के ये 10 था, यहां से यहां तक ये 10 था, ये 5 हो गया, तो टोटल रेडियस जो आर है, रेडियस आर वो कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 10 + 5 यानी कि 15 हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये है कि अब बस
आर की वैल्यू 15 पुट कर देनी है, सो डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल्स टू 15 कितना आ जाएगा, -25 अपॉन में 15 इंटू 2 30 पाई, बस नहीं सॉरी 25 यानी 50 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 2 पाई 15 का स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस का 25 अपॉन में 225 450 इंटू में पाई, ये 25 से कट हो जाएगा तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 25 इंटू 9 और 18, तो -1 अपॉन 18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, ये इसका रेट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है तो इस रेडियस से इसका ये डिक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना -1 अपॉन माइनस हो रही है बिकॉज इसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मेल्ट हो रहा है तो थिकनेस ऑब्वियसली इसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, आपने सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन अपन ने लास्ट टाइम किया था ट्रायंगल वाला, अगर आपको याद हो, उसमें लेडर था ऐसा कुछ है, तो केस 1 में हमने क्या फाइंड कर दिया, केस 1 में हमने फाइंड कर दिया क्या, हमने उसकी रेट निकाल दी भाई, उसके डी आर बाई डी टी निकाल दिया, एंड देन सेकंड टाइम डी आर बाई डी टी में आर की वैल्यू जो थी वो 15 पुट करनी है। 15 क्यों पुट करनी है, बिकॉज 10 सेंटीमीटर तो पहले था, इसने बोला थिकनेस 5 आइस की थिकनेस दे दी इसने 5 की है, तो 5 ऐड हो गया तो 15 हो गया ना आर टोटल सेकंड टाइम में, तो बस वो पूरा का पूरा इसका आंसर बन गया। तो -1 अपॉन 18 पाई, -1 अपॉन 18 पाई, 1 अपॉन 18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, ये इसका आंसर बन जाए, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो बस इतना सा ये क्वेश्चन था, अगर तुम्हारे आंसर आ गया था तो बस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जितना भी समझाया कंसेप्ट में। चलिए ठीक है, अब है ना अपन करते हैं इसी क्वेश्चन को, ये स्क्रीनशॉट लेना ले लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, अब आते हैं अपन मार्जिनल कॉस्ट एंड उसके कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। चल ये क्वेश्चन देखते हैं। A toy manufacturing firm assesses its variable cost to be x times the sum of 30 and x, where x is the number of toys produced. Also, the cost incurred on storage is 1500. Find the total cost function and the marginal cost when 20 toys are produced. देखो सबसे पहली चीज इसने ये बोली है, सबसे पहली चीज इसने ये बोला है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो वेरिएबल कॉस्ट इसने दे रखी है कि x टाइम्स द सम ऑफ 30 एंड x, यानी x टाइम्स ऑफ 30 प्लस x, इसने ये बोला है। फिर इसने बोला कि कॉस्ट इनकम और स्टोरेज, जिसको अपन बोल देते हैं फिक्स कॉस्ट बोल देते हैं, ये फिक्स कॉस्ट है, ये कितनी है भाई 1500 रुपीज है, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, था सर कॉस्ट फंक्शन तो हो गया वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, दैट इज x इंटू 30 प्लस x प्लस 1500, दैट इज कितना हो जाएगा 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1500। अच्छा अगली चीज क्या बोली इसने, अगली चीज इसने बोली, इसको अपन cx बोल देते हैं। अगली चीज इसने बोले मार्जिनल कॉस्ट निकालो सर, मार्जिनल कॉस्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ c, तो भाई हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करो 30x का 30 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 1500 का 0। अब बोला है कि मार्जिनल कॉस्ट कहां पर, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन कितना, when 20 toys are produced, when 20 toys are produced, 20 toys are produced, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या सिंपली आपको x की जगह
20 पुट कर देना है, तो हो जाएगा 70 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके 70 रुपीज़ इसकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बहुत इजी सा था। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन लिया अपन ने, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकाली एंड 20 रुपीज़, एक्स की जगह 20 जो आइटम वहाँ पे बने हैं वो अपन ने पुट कर दिया, तो अपन को आंसर, फाइनल आंसर मिल गया 70 रुपीज़। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, किसे द प्राइस पर यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय कंपनी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू ये, तो ये इतना प्राइस पर यूनिट है भाई, एक यूनिट जितना भी प्रोड्यूस करेगा उसका इतना प्राइस है। ना एक्स इज द क्वांटिटी डिमांडेड, फाइंड रेवेन्यू फंक्शन। अच्छा, नाउ रेवेन्यू फंक्शन इज एक्चुअली क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन इज एक्चुअली इनटू एक्स, प्राइस पर यूनिट इनटू में पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांडेड वही है। तो हो जाएगा यार, P है अपना 30 माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई करना है x के साथ में, सो 30x माइनस कितना आया 2x स्क्वायर, यह आ गया। अब आपको बोला मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्चुअली में d/dx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, जो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, 30x का हो जाएगा 30 माइनस का 4x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन 5 commodities या 5 आइटम्स आर प्रोड्यूस, 5 आइटम अगर प्रोड्यूस हो तो कितना हो जाएगा, x की जगह 30 माइनस 4 इंटू 5, दैट इज 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा 10 रुपीज। आंसर कितना आएगा सर, 10 रुपीज जो होगा वो ओनली वहां पर हो जाएगा कि इतना मार्जिनल रेवेन्यू इधर होगा। क्लियर है, समझ आया, बहुत इजी सा था। आर देखो, इसका आर बनाना पड़ा, देखो एक्स्ट्रा यही हो सकता है, ये ध्यान रखना, 4 चीजें हो सकती है, कॉस्ट गिवन हो तो मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट गिवन हो तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, रेवेन्यू फंक्शन गिवन हो तो रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो वो क्या देगा वहां पे, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा वेरिएबल प्लस फिक्स करके, या फिर क्या हो सकता है अपने को रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर सके। ये 4 चीजें हैं, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रख देना, रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, P इंटू एक्स, यानी कि प्राइस, P यहाँ पर क्या होती है, प्राइस पर यूनिट। ठीक है, और x यहाँ पे क्या है, x होता है हमेशा आइटम प्रोड्यूस कितने हुए हैं, x इज नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन अपने। चलिए अब करते हैं अगला कुछ और तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को समझना, ध्यान रखना कि इसमें 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तुम करना चाहो तो करो भली, ठीक है, अपनी मर्जी से कितने भी क्वेश्चन करने चाहो करो, बट कंसेप्ट में यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बाद में अपन करेंगे, एग्जाम में आए हुए वो भी लगाएंगे, बट फिलहाल के लिए अपन देखो इतना कुछ ही है, इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। चलिए ओके, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे पहले इसको क्वेश्चन तो लाए, कहाँ है, 2 क्वेश्चन है अपने पास में। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9, a stationery company manufactures x units of pen in a given time if the cost of a raw material is the square of the pens produced। cost क्या है, square of the pens produced,
cost of the transportation is twice the number of pens produced and the property tax costs 5000. टोटल जो कोस्ट फंक्शन है उसमें क्या क्या है, टोटल जो कोस्ट है, जो टोटल कोस्ट है, टोटल कोस्ट जो है वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, तो टोटल कोस्ट में इंक्लूड कर रहा है रो मटेरियल की कोस्ट, कॉस्ट ऑफ रो मटेरियल, ठीक है, फिर प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और प्लस उसमें कुछ प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट मिलके अपना टोटल कॉस्ट फंक्शन बन रहा है। तो अब इसने क्या बोला, देखो कॉस्ट ऑफ रो मटेरियल इज एक्चुअली स्क्वायर्स ऑफ पेन प्रोड्यूस, पेन एक्स प्रोड्यूस होता है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस यानी कि 2x हो गया, प्लस में प्रॉपर्टी टैक्स कॉस्ट कितना है सर 5000 रुपए, बस। अब आपको ये कॉस्ट फंक्शन मिल गया भाई, पहले का आंसर तो ये बन गया। सेकेंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 21st पेन, 21st पेन जो निकला हुआ उसकी प्राइस कितनी होगी, तो सर 21st पेन की जो प्राइस होगी वो 21 माइनस इसकी ये होगा, टोटल 21 कितने बने उसमें से 20 का जो प्राइस है वो माइनस कर दो तो 21st आ जाएगा, सिंपल। तो आप क्या करोगे इसमें 21 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 21 प्लस में 5000 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 20 प्लस में 5000। तो जब ब्रैकेट के बाहर लेके आओगे जी ये और ये कट हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर माइनस का 20 स्क्वायर प्लस 42 ये और माइनस का 40, तो यहाँ कितना आया सर, ये 441 होता है, ये 400 हो जाएगा, प्लस ये तो 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका कितना, ये आ गया आपके 41 प्लस 2 यानी कि 43 रुपीज, यानी कि 21st जो पेन बनेगा उसकी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, वो सर प्राइस होगी 43 रुपीज, उस पेन का कितना रुपया होगा 43 रुपया होगा भाई, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला गया इसमें, इसमें ये बोला गया है नेक्स्ट चीज इसमें बोली गई है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये तो हो गया, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग 50 पेन्स, मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं भाई, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है यानी कि सबसे पहले अपन को उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन का, तो इसका डिफरेंस कितना 2x हो गया प्लस 2, बस सिंपल। अब आपको निकालना एट मार्जिनल कॉस्ट, एट कहाँ पे, x की वैल्यू 50 पे, तो 2 इंटू में 50 प्लस 2, तो आंसर आ गया सर 102 रुपीज, सिंपल। 102 रुपए मार्जिनल कॉस्ट आएगा, ठीक है, दो अगर वो एक्स्ट्रा वहां पे 50 पेंस अगर बनती है तो इतनी कॉस्ट वहां पे जनरेट हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से। बस ये हो गया 9th वाला, इतना इजी सा था, कॉस्ट फंक्शन बनाया पहले अपन ने, फिर आपको 21st पेन की प्राइस कितनी थी वो अपन ने निकाल दी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन केस स्टडी में बन सकता है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन केस स्टडी में बन सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना, एक एक करके हमने सारा कुछ, कॉस्ट फंक्शन निकालना आना चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन बनाना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, और देखो क्या है ये लास्ट क्वेश्चन, अ फर्म नोज दैट द प्राइस पर यूनिट फॉर वन प्रोडक्ट इज लीनियर, ठीक है भाई लीनियर, ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखना लीनियर है। फिर बोला गया इट आल्सो नोज दैट इट कैन सेल 1400 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 4 यूनिट per unit and it can sell 1800 units at a price of 2 per unit। देखो लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है, मान लो कि ये ऐसा एक लाइन है, ये लीनियर लाइन है, तो इसमें ये बोला कि 1400 यूनिट जब सेल कर रहे हैं किस हिसाब से 4 रुपीज के हिसाब से, और सिमिलर वे 1800 यूनिट सेल कर रहे हैं कितने 2 रुपीज के हिसाब से। अब आपको बोला गया कि पी जो प्राइस है वो एक्चुअली वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट के लीनियर है, तो इट मीन्स ये है, मैं ऐसा लिखता हूं फॉर लीनियर रिलेशन
लीनियर रिलेशन होता है तो P का इक्वल टू होता है mx प्लस सी लिखेंगे। ठीक है भाई, यहां P क्या है? प्राइस पर यूनिट। x क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स या यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। और c इज ए कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, c इज ए कांस्टेंट। और m जो है यहां पर वो क्या है? स्लोप है। नाउ इसका स्लोप तुमने अगर 11th में पढ़ा है, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, 1800 माइनस 1400, दैट इज माइनस 2 अपॉन में माइनस 400, सॉरी प्लस 400। तो हो जाएगा आपके माइनस का 1/200। ये अपना आंसर बन गया, m आ गया। सो नाउ p विल बिकम क्या हो जाएगा? m है -1/200, x प्लस सी की फॉर्मेट का हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पे। द प्राइस पर यूनिट ऑफ x यूनिट आर सॉल्व। तो प्राइस निकाल दिया अपन ने, प्राइस इस फॉर्मेट में होगी भाई, ये प्राइस अपन ने निकाल दी। रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? चलिए रेवेन्यू फंक्शन भी देख लेते हैं। रेवेन्यू फंक्शन इज एक्चुअली क्या इक्वल टू होता है? p इंटू एक्स होता है। तो प्राइस तो निकाल दिया अपन ने, सो r विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दो x इंटू में -1/200 इंटू एक्स प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। करो मल्टीप्लाई, तो सर मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला? तो -x² अपॉन 200 प्लस सी इंटू में x, इतना मिला। ठीक है, ये इतना कुछ आपके मिला। ओके, बट यहाँ पे क्या हमको c की वैल्यू निकालनी में इसने प्रॉपर बोला है कि ये पूरा का पूरा आंसर निकाल गए, तो प्राइस इसकी क्या निकली वो निकालनी है अपन को। ठीक है, तो c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना पहले। तो पहले अपन c की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन फिर अपन रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे। फिर रेवेन्यू से मार्जिनल वही है सीधा, तो पहले रेवेन्यू निकाल देते। देखो इसने बोला है p और x दे रखा है, ये ध्यान रखना है कि ये अपना जो देखो प्राइस पर यूनिट क्या है? ये है, और ये आइटम इतने ये है, तो ये x1 है, ये p1 है, ये x2 है, ये p2 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनिशियली, जैसे मान लो x की वैल्यू अगर कितनी है? x अगर यार ये सब छोटा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, मेरे टाइम में होती है। देखो आपने बोला कि इफ p इज इक्वल टू 4 देन x विल बी 400। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? इस रिलेशन में p की वैल्यू पुट करता हूँ 4 और -1/200, और x की वैल्यू कितनी है? 14। ये पुट कर दिया प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। तो c कितना आया देखो, 2 zeros 2 0, यहाँ पे 7, तो माइनस का 7 इधर गया प्लस हो गया, तो c इक्वल टू 11 आ गया। सो p विल भी क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। अब आप p की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे c -1/x/200, ये अपना p हो जाएगा, 11 माइनस एक्स अपॉन 200। ओके, अब बस अब कुछ नहीं बचा, अब अपने पास में सिर्फ एक काम बचा है, वो ये है रेवेन्यू फंक्शन निकालना। नाउ r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? p इंटू एक्स होता है, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा p अपना यही है, इंटू में x करना है, विल बी 11x माइनस x² अपॉन 200, ये हो गया। सो मार्जिनल रेवेन्यू, लास्ट क्वेश्चन ये बोला, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन को। तो रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे कितना मिला? 11x का 11 माइनस x² का 2x, और अपॉन में कांस्टेंट होता है तो एज इट इज रहता है, 2 से ये कट हो गया, तो 11 माइनस x अपॉन 100, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब इसने सिर्फ ये बोला है कि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन इतना ही आएगा। अगर पूछा होता कि x की वैल्यू मान लो 100,
पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना होता तो अब x की जगह 100 पुट करते, 200 दिया होता तो 200 पुट करते, 300 50 दिया होता 50 पुट करते, जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल MR फंक्शन इज क्या आ गया 11 माइनस x अपॉन 100 रुपीस, ठीक है, ये रुपीस में है, ठीक है। ओके, तो बस भाई यहाँ पे अपना यही खत्म करते हैं अपना, ठीक है। मार्जिनल देखो रेट ऑफ चेंज, इसके जस्ट बाद मैंने इस टॉपिक को इसलिए लिया बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, हाँ मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों टॉपिक एक तरीके से रेट ऑफ चेंज के जैसा ही टॉपिक है, इसलिए इसको इसके साथ में करना ज़रूरी था। तो अब एक तरीके से देखें तो हमने दोनों टॉपिक क्लियर कर दिए, अब बचते हैं हमारे पास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को कल करते हैं अपन, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक इन दोनों कंसेप्ट को वापस अच्छे से क्लियर कर देना, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास ली और इस क्लास, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, ध्यान रखना। हम फिर इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे, इनमें से कौन कौन से बने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.